नमस्कार, मैं हूं विमल मोहन और शुरुआत महाराष्ट्र से ही। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के गिरते ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भेजा है। उन्हें ये नोटिस 2004 के लोकसभा चुनाव में दिए गए हलफनामे को लेकर भेजा गया है। सबसे पहले एनसीपी के प्रवक्ता महेश भारत तपासे ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी और सवाल उठाया कि यह विशुद्ध रूप से संयोग है या कुछ और। खुद शरद पवार ने ट्विटर पर इसकी पुष्टि की है। शरद पवार ने ट्वीट किया है कि यह सिस्टम का इस्तेमाल अलग राजनीतिक विचारधारा वाले लोगों के लिए किया जाता है। मुझे इनकम टैक्स से इसी तरह का एक लव लेटर मिला है। अब ये 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान हलफनामे में दी गई जानकारी की जांच कर रहे हैं। तो ये एक और सरप्राइज के तौर पे आया है। कल महाराष्ट्र की सियासत में कई सरप्राइज एक साथ देखने को मिले और इस पर शरद पवार जैसे दिग्गज ने भी कहा था कि एक तरह से उन्हें चौंकाने वाला है। और इस वक्त इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हम अपने सहयोगी सुनील सिंह के पास। सुनील, एक और सरप्राइज। बिल्कुल, इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार इतने मोड़ आ रहे हैं, नाटकीय मोड़, और इतनी चौंकाने वाली बातें हो रही है कि सभी राजनीतिक पंडित भी कहीं ना कहीं गच्चा खा जा रहे हैं। देखिए, एक तरफ सरकार बन रही थी, सत्ता परिवर्तन हुआ, लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और देवेंद्र फडणवीस ने खुद घोषणा की थी कि वो सरकार के बाहर रहेंगे, लेकिन उनको मजबूरी बस ही सही, उनको उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी साथ में लेनी पड़ी। और उसी दौरान जहां एक तरफ इस तरह का सत्ता परिवर्तन चल रहा था, हमने देखा कि आयकर विभाग ने शरद पवार को, जो एनसीपी के मुखिया हैं, उनको नोटिस दे दी और 2004 से लेकर 2020 तक के जो चुनाव हुए उसमें जो उन्होंने हलफनामे दायर किए उसकी जानकारी मांगी है। तो ये एनसीपी की तरफ से पूछा गया है कि ये एक महज एक संयोग है या फिर इसके पीछे कुछ और राजनीति है। लेकिन सवाल शरद पवार ने ये भी उठाया है कि 2004 साल का जानकारी मांगी गई इतनी पुरानी, कौन और कितना संभाल कर रखेगा, ये भी उन्होंने सवाल उठाया है। तो इसको भी एक अलग राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है कि आगे और क्या होने वाला है और कितने सरप्राइज महाराष्ट्र की राजनीति में मिलने वाले हैं। बिल्कुल सुनील, एक बार विधानसभा चुनाव से पहले जब उनको ईडी का नोटिस आया था तो वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच गए थे। शरद पवार भी मंजे हुए खिलाड़ी हैं, इसका कैसे जवाब देंगे ये जरूर देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, देखिए, अभी तो सिर्फ जानकारी मांगी गई है। उस दौरान ऐसा हुआ था कि ईडी ने बुलाया था, समन किया था, ये जानकारी आई थी और उसके बाद एक रोष दिखा था एनसीपी में, कार्यकर्ताओं में, और एक दबाव सरकार पर बना था कि अगर उन्हें बुलाया जाता है तो कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। हालांकि वो खुद जाने के लिए तैयार थे। फिर अचानक से फिर कह दिया गया कि उन्हें नहीं बुलाया गया है, ये सफाई दी गई, ये कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमी हुई है। लेकिन ईडी की उस नोटिस ने ही चुनाव में ऐसा परिवर्तन लाया कि शरद पवार बहुत ही निखर कर आए और शरद पवार के पीछे पूरी एक तरह से जनता गई और वो बाद में महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने में कामयाब रहे थे। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। और बहुत सारे सरप्राइजेज महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल रहे हैं। शरद पवार ने ट्वीट किया, सिस्टम का इस्तेमाल अलग राजनीतिक विचारधारा वाले लोगों के लिए किया जाता है। मुझे इनकम टैक्स से इसी तरह का एक लव लेटर मिला है। ये अब 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान हलफनामे में दी गई जानकारी की जांच कर रहे हैं। और शिवसेना नेता संजय राउत आज ईडी के सामने पेश होंगे। संजय राउत ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि वो 12 बजे ईडी के दफ्तर जाएंगे। उन्होंने ये भी लिखा है कि वो ईडी की ओर से जारी समन का सम्मान करते हैं और जांच एजेंसियों से सहयोग करना उनका फर्ज है। उन्होंने इस दौरान शिव सैनिकों से ईडी दफ्तर के बाहर इकट्ठा न होने की अपील भी की है। और महाराष्ट्र के सियासी संग्राम में कई सारे उलटफेर, कई सारे सरप्राइजेस देखने को मिले। गुरुवार को बड़ा सियासी उलटफेर हुआ। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो बन गए। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें शपथ दिलाई। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ ग्रहण कार्यक्रम बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम के बाद हुआ। दरअसल शाम को देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे राजभवन पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। खबरें आ रही थी कि फडणवीस मुख्यमंत्री और शिंदे उप मुख्यमंत्री होंगे। तभी देवेंद्र फडणवीस ने सबको चौंकाते हुए ऐलान किया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे और बीजेपी उनका समर्थन करेगी। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि बीजेपी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है, बड़ी पार्टी होते हुए भी मुझे मौका दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम
बाला साहेब और आनंद दिघे की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने फडणवीस का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने एक शिव सैनिक को मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन दिया है। भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला की श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिवसैनिक को समर्थन दे रहे हैं। ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है। ऐसा कभी कोई करता नहीं जिसके पास 120 विधायक है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है। ये तो मुख्यमंत्री पद है और ये आज उन्होंने शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के सैनिक को एक सपोर्ट किया है। इसलिए मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार मानता हूं। वैसे ही मैं गृह मंत्री अमित जी शाह साहब को भी धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं, उनका भी धन्यवाद। और खास करके मैं देवेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि वो खुद भी इस पद को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा है मैं भले मंत्रिमंडल में नहीं लेकिन मैं इस राज्य के विकास के लिए सरकार के साथ हूं। ऐसा जो इस राज्य में नहीं बल्कि देश में ऐसी मिसाल एक मिसाल होगी और आज के जमाने में ऐसा करना मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कर सकता है। तो महाराष्ट्र की सियासत में पहला बड़ा सरप्राइज ये था कि मैं एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और आम आदमी के लिए भी ये सरप्राइज था। दूसरा बड़ा सरप्राइज ये दिखा कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के साथ हुआ। जब फडणवीस ने सबको चौंकाते हुए ऐलान किया कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे, तभी उन्होंने कहा था कि सरकार से बाहर रहेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकार मजबूती से चलती रहे। लेकिन इसके बाद नाटकीय घटनाक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेतृत्व चाहता है कि सरकार का हिस्सा बने फडणवीस। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि फडणवीस ने बड़ा मन दिखाते हुए महाराष्ट्र और जनता के हित में सरकार में शामिल होने का फैसला किया है। ये फैसला महाराष्ट्र के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा का परिचायक है। इसके बाद फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें और महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएं और जन जन की आकांक्षाओं को एक विकसित प्रदेश के रूप में महाराष्ट्र को खड़ा करने में अपना योगदान करें। तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर कहा कि प्रामाणिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं पार्टी के आदेश का पालन करता हूं। जिस पार्टी ने मुझे सर्वोच्च पद तक पहुंचाया उसके लिए आदेश सर्वोपरि है मेरे लिए। ये उनका ट्वीट है जहां वो लिखते हैं प्रामाणिक कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी के आदेश का पालन करता हूं। जिस पार्टी ने मुझे सर्वोच्च पद तक पहुंचाया उसका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। और इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम पर बीजेपी के नेताओं ने या तो चुप्पी साध रखी है या वो कह रहे हैं कि यह पार्टी का आदेश है। सुनील सिंह ने इस मुद्दे पर कुछ बीजेपी नेताओं से बात की है। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने हैं, ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहा है। हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता उदय प्रताप सिंह। क्या देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम का पद लेना चाहिए था? वो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देखिए, वरिष्ठ नेताओं ने जो निर्णय लिया है वो बहुत सोच समझ के लिया है, आगे की रणनीति बनाने के लिए, और जो भी उन्होंने किया आगे के लिए अच्छा किया है।
कैसे इसमें अच्छा कैसे हो सकता है, जो आदमी मुख्यमंत्री रहा हो 2 बार और इस पूरे जो भी नाटकीय राजनीतिक जो भी हलचल हुई है उसका कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, उसी को डिप्टी सीएम बता दिया गया। मास्टरमाइंड वही रहेंगे, सब कुछ उन्हीं का हाथ में रहेगा, लेकिन आगे की रणनीति देखते हुए वरिष्ठ जनों ने निर्णय लिया है और यह अच्छा है। और इससे पार्टी कैडर में क्या संदेश जाएगा? पार्टी कैडर में सब वरिष्ठ लोगों का यहाँ पे बहुत ही, यह पार्टी बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी है। यहाँ पे जो ऊपर से आदेश आया है तो उन्होंने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया होगा और आगे की रणनीति बनाकर उन्होंने निर्णय लिया है, जो आगे आपको दिख नहीं पाएगा। खाली एक सवाल, क्या देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम का पद लेना चाहिए था? एक सवाल खाली। वो पार्टी ने उनको जिम्मेदारी लेने के लिए बोला और महाराष्ट्र के लिए उनके नेतृत्व की आवश्यकता है, इसलिए पार्टी के आदेश से हुआ है। आप क्या देवेंद्र फडणवीस को, आप बीजेपी के एमएलए हैं, क्या देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम का पद लेना चाहिए था, जो 2 बार सीएम रह चुके हैं? देखो, फडणवीस साहब पक्ष का आदेश मानते हैं, जो पक्ष का आदेश आया है वो उन्होंने मान्य किया। बसु का जी, एक सवाल है, क्या देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम का पद लेना चाहिए था? वो 2 बार सीएम रह चुके हैं। नो कमेंट। वैसे जो सवाल है उससे बचना चाह रहे हैं बीजेपी के ज़्यादातर पदाधिकारी, लेकिन फिर भी सबका यही कहना है, जिनसे भी पूछा गया कि पार्टी का आदेश है और उस आदेश का पालन किया जाता है पार्टी में। पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के। तो देवेंद्र फडणवीस के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद कई सवाल खड़े हुए। आखिर बीजेपी ने ऐसा फैसला क्यों किया, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा। बिल्कुल, ये काफ़ी नाटकीय घटनाक्रम था जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की थी कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले लगातार ये कहा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन फडणवीस ने शिंदे का नाम घोषित किया और जब घोषित किया तो अपने बारे में ये कहा कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे। तो ये स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं था, क्योंकि यहाँ से उन्हें संदेश दिया गया था कि आप उप मुख्यमंत्री होंगे, आप इसका ऐलान कीजिए। लेकिन शायद फडणवीस को ये फैसला पसंद नहीं आया था, रास नहीं आया था। यही कारण है कि उन्होंने सरकार में शामिल नहीं होने की घोषणा की। जब उनका ये अनाउंसमेंट हुआ तो उसके बाद दिल्ली से लेकर मुंबई तक तार खड़खड़ाए गए, टेलीफोन लाइन्स चल गई और उसके बाद फ़ोन किए गए। फडणवीस को कहा गया कि आपको उप मुख्यमंत्री बनना है। इसके पीछे क्या सोच है, रणनीति है, ये बीजेपी जाने, लेकिन साफ तौर पर एक तरह का डिमोशन देवेंद्र फडणवीस का किया गया। जेपी नड्डा जो कि पार्टी के अध्यक्ष है, उन्हें कैमरे के सामने आकर कहना पड़ा कि फडणवीस उप मुख्यमंत्री होंगे। बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाते हुए उप मुख्यमंत्री बनने का फैसला किया है। अब इसके पीछे बीजेपी की शायद रणनीति ये संदेश देने की है महाराष्ट्र की जनता को कि वो सत्ता की भूखी नहीं है। जो उद्धव ठाकरे की ओर से आरोप लगाया कि बीजेपी ने शिवसेना की उनकी सरकार को गिराया, तो बीजेपी ये इस संदेश को भी काटना चाहती है, इसलिए फडणवीस को जूनियर पोस्ट देने का फैसला किया गया। ऐसे व्यक्ति को जो 5 साल तक मुख्यमंत्री रहा, 2014 से 2019 तक, और जो कुछ समय के लिए 2-3 दिनों के लिए बाद में भी मुख्यमंत्री रहा, जिसने बिहार में अच्छी भूमिका निभाई बीजेपी के लिए, गोवा में हाल में जीत दिलाई। ऐसे व्यक्ति को, जिसको माना जाता था कि बाद में वो केंद्र की राजनीति में भी सक्रिय होगा, बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री बना दिया, एक तरह का डिमोशन किया। और बीजेपी में इतिहास रहा है हालांकि इस तरह का। बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बाद में वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री बन गए। और इसी महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, इसमें अशोक चव्हाण मंत्री थे, जो कि इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसा राजनीति में होता आया है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जैसे व्यक्ति के साथ होगा, शायद इसकी कल्पना किसी को नहीं रही थी। और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को कमान मिलने के बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि किसी ने नहीं सोचा था कि एकनाथ शिंदे सीएम बनेंगे। उन्होंने कहा कि शिंदे ने भी कभी सीएम बनने की कल्पना नहीं की होगी। शरद पवार ने कहा कि बीजेपी में एक बार आदेश आ जाए फिर कोई बदलाव नहीं होता, और वही हुआ। मुख्यमंत्री के रूप में काम करने वाले ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, ये चौंकाने वाला है। शरद पवार ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने खुशी से उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं किया होगा, ये उनके चेहरे पर भी देखा जा सकता है, लेकिन ये स्वयंसेवक के तौर पर उनका लोकाचार है, जिससे उन्होंने ये पद स्वीकार किया है। साथ ही शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में विधायकों को गुवाहाटी ले जाकर
उन्होंने ताकत दिखाई, उन्होंने लोगों को शिवसेना छोड़ने के लिए प्रेरित किया। मैं नहीं जानता कि कभी पहले ऐसा हुआ हो, लेकिन ये बिना तैयारी के नहीं हुआ है। और बुधवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले उद्धव ठाकरे ने भी ट्वीट कर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी। उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र के नव नियुक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। महाराष्ट्र में अच्छे काम के लिए शुभकामनाएं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट की पहली बैठक ली। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम नई शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे साथ एक अनुभवी उप मुख्यमंत्री है, इसलिए मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लोगों ने हम पर भरोसा दिखाया है, उसे सार्थक करना है। मेट्रो, समृद्धि, महामार्ग और जलमार्ग सभी समय से पूरे करने हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र को गतिशीलता और निर्णय लेने की क्षमता के साथ आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। इस बीच 2-3 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जहां पहले दिन स्पीकर का चुनाव होगा। इसके लिए सभी बागी विधायकों को अब मुंबई आना होगा। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद गोवा के होटल में मौजूदा बागी विधायकों ने जमकर जश्न मनाया। विधायक होटल में जगह जगह नाचते दिखे। इससे पहले भी गुवाहाटी में इनके जश्न मनाने की, इनके मनोरंजन करने की तस्वीरें सामने आई थी। अब जब मुख्यमंत्री पद का ऐलान हो गया, शिवसेना से मुख्यमंत्री चुने गए, इन्होंने जमकर जश्न मनाया, टेबल पर चढ़कर भी नाचे। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। इस मौके पर उदयपुर में धूमधाम से यात्रा निकाली जाती है, लेकिन बीते दिनों की घटना के बाद से यहां तनाव की स्थिति बनी हुई है। कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन आज कर्फ्यू के बीच जगन्नाथ यात्रा की इजाजत दी गई है। इसके लिए शहर में भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। ये यात्रा जगदीश मंदिर से निकाली जाती है। इससे पहले कल हत्या के दोनों आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया गया है और 14 दिन यानी 13 जुलाई तक हिरासत में भेजा गया है। जेल में ही दोनों की पहचान परेड कराई जाएगी। दोनों आरोपियों को कल जिस वक्त जेल में ले जाया जा रहा था, उस वक्त स्थानीय लोगों ने नारेबाजी की। इस बीच एक और खबर है कि उदयपुर के आईजी और एसपी का तबादला किया गया है। राजस्थान के कुल 32 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। और हमारे साथ हैं हर्षा कुमारी सिंह। हर्षा, दो अहम जानकारी, एक तो ये कई सारे ट्रांसफर हुए, क्या सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको मान रही है राज्य सरकार, और दूसरा जो जगन्नाथ यात्रा है वहां पे, उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, ये बिल्कुल राजस्थान सरकार की मैसेजिंग है कि जब ये मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं और दूसरे दिन यहाँ से एसपी और आईजी को अगर हटाया जाता है तो ये बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल मैसेज दिया जा रहा है। ये काफी विषय रहा है। प्यालाल ने जब पोस्ट किया था तो पुलिस उसको पकड़ के लेके गई थी। फिर बाद में जब उसको जमानत हुई और वो जेल से छूट के आया तो उसने कहा था कि उसको फेसबुक पे जो भी सोशल मीडिया पे उसने पोस्ट किया था उसको लेकर उसको धमकियां मिल रही थी। और उसने ये 15 जून को लिखित में भी दिया था पुलिस को, और पुलिस ने उसको सीरियसली शायद नहीं लिया और एक कॉम्प्रोमाइज करवा दिया। और जिस दिन वो वापस मौके पर अपने नौकरी पर लौटा है, अपनी दुकान पर लौटा है, तो उसकी हत्या हो जाती है। तो इसको बड़ी चूक माना गया है। पहले ही एएसआई और एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है और अब हम देख रहे हैं कि 32 पुलिस ऑफिसर्स के तबादलों में आईजी उदयपुर और एसपी उदयपुर को हटा के नॉन फील्ड पोस्टिंग दी गई है। मतलब एक को ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स में करा गया है और दूसरे को भी नॉन फील्ड पोस्टिंग दी गई है। तो ये हम मानते हैं कि ये बड़ा मैसेज दिया जा रहा है। जहां तक जगन्नाथ यात्रा का सवाल है, पुलिस ये भी चाह रही है कि उदयपुर में कर्फ्यू है, धारा 144 है, इंटरनेट सस्पेंड है, लेकिन फिर भी लोगों में जो एक तरह से जो आक्रोश है उसको एक तरह से पॉलिटिकली चैनलाइज करने की ये कोशिश है। कल हमने देखा था कि उनको रैली निकालने के लिए पुलिस ने भारी बंदोबस्त किया था और रैली निकालने की इजाजत दी थी। तो करीब हजारों की संख्या में लोग रैली में शामिल हुए थे इस हत्या के विरोध में। और आज जो जगन्नाथ जी की यात्रा है, 2 साल से कोविड के कारण नहीं निकल रही थी और अब उनको इजाजत मिली थी, तो पुलिस नहीं चाहती है कि इस घटना के कारण वो यात्रा को रोका जाए, इसलिए काफी बंदोबस्त किया जाएगा। इसके लिए कम्युनिटी लिएजन ग्रुप से बात हो रही थी कल
हिंदू संगठन, दूसरे समुदाय के संगठन, मुस्लिम संगठनों, सबसे बात हो रही है, क्योंकि जो जगन्नाथ यात्रा निकलेगी बहुत ही सेंसिटिव इलाका है उदयपुर का, पुराने शहर का इलाका है, और वहां पर कई रास्ते ऐसे हैं जहां पर पुलिस को थोड़ा सा एहतियात बरतने की जरूरत होगी। इसलिए वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनसे बात करके इसको आगे निकाला जा रहा है। जी, इस पूरी जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया हर्षा। और तस्वीरों में थोड़ा तनाव जरूर देखा जा सकता है, लेकिन जैसा हर्षा बता रही हैं उदयपुर में यात्रा निकाली जाएगी। और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मणिपुर के नोनी जिले में रेलवे निर्माण कैंप के पास हुए लैंडस्लाइड में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 9 लोगों को जिंदा भी निकाला गया है। मणिपुर के डीजीपी के मुताबिक कितने लोग दबे हुए हैं इसकी अब तक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन अभी तक ग्रामीणों, सेना और रेल कर्मियों, मजदूरों सहित 60 लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव अभियान रात में भी जारी रहा। भूस्खलन से एक डैम में दरार आ गई। आसपास रहे नागरिकों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। 14 bodies have been taken out. We are also liaising not only here but even with the RIMS medical staff of this unfortunate incident. More bodies are also expected. It is not exactly known how many people are buried, but as of now, we are told that there are still 60 people, including the villagers as well as the army people and the railway people, laborers and all. और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हम अपने सहयोगी रत्नदीप के पास। रत्नदीप, क्या अपडेट है वहां पे? बताया जा रहा है काफी लोग अब तक दबे भी हुए हैं। 107 टेरिटोरियल आर्मी कैंप जो उसके पास जो ये हुआ है ये हादसा, इस बारे में और ज्यादा जानकारी? जी हाँ, ये घटना घटी है वेडनेसडे रात को, मगर कल सुबह से वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुए थे। और अभी तक जो खबर आ रही है कि 14 लोगों की मौत की खबर है, जो हमने साउंड बाइट भी प्ले किया है मणिपुर के डीजीपी का। मगर जो ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो लीड कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नोने डिस्ट्रिक्ट मणिपुर के, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक ऑफिशियली 10 लोगों की मौत की बात की पुष्टि की है। मगर उन्होंने ये भी कहा है कि और भी जो शव बरामद हो रहे हैं, और जो हम कह सकते हैं कि इसमें 55 से भी ज्यादा लोग अब भी मिसिंग हैं। तो बहुत सारे लोग मिसिंग है। 24 घंटे से भी ज्यादा समय बीत चुका है, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो फिर से जारी कर दिया गया है। इंडियन आर्मी, असम राइफल्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये सभी एजेंसीज वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। मगर ये बहुत ही कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन है, और ये रेस्क्यू ऑपरेशन तक कठिन क्यों है मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि ये जो जगह है जहाँ पे ये भूस्खलन हुआ है, जो मिट्टी धसी है, ये टुपुल है। ये टुपुल नोने, जो नोने टाउन है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है नोने, और जो राजधानी है इम्फॉल, इन दोनों के बीच में पड़ता है। ये पहाड़ी इलाका है, दुर्गम पहाड़ी है, और यहाँ पे अब रेलवे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। रेलवे ट्रैक लेइंग और रेलवे स्टेशन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है पहाड़ी इलाका में। ये बहुत ही एक चुनौती भरा प्रोजेक्ट है इंडियन रेलवे का, क्योंकि मणिपुर में जिरीबाम जो जिला है, जो आसाम से सटा हुआ है, वहां तक रेल पहुंच चुकी है। अब वहां से इम्फॉल तक रेल पहुंचाने की एक मुहिम इंडियन रेलवे ने छेड़ी हुई है, और उसके दौरान उस पहाड़ी इलाका में वो काम चल रहा है। वहां पे जो काम करने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर है, कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंजीनियर्स हैं और रेलवे के जो इंजीनियर्स हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए वहां पे इंडियन आर्मी की एक विंग है, टेरिटोरियल आर्मी, उसकी भी एक यूनिट वहां पे है। क्योंकि ये उग्रवादी लोग भी वहां से जाते हैं, और वहां पे उग्रवाद की समस्या है, इसलिए वो प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब पिछले कुछ दिनों से वहां पे बारिश बहुत ज्यादा हुई, और ऊपर में जो हिल टॉप है वहां पे पानी बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाने के कारण एक ऊपर में ही एक डैम लाइक स्ट्रक्चर बन गया था, और वो फिर मिट्टी के ऊपर प्रेशर पड़ने के कारण हम ये कह सकते हैं लगभग एक पूरा चट्टान धंस के आ गया, और पूरे ही रेलवे स्टेशन, जो ट्रैक और जो कैंप्स है जहाँ पे लोग रह रहे थे, उसको अपने चपेट में ले लिया है। और ये इसके साथ एक नदी बहती है, उस नदी का भी जो रुख है उसको, और उस नदी का जो मूवमेंट है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर चुके हैं ये भूस्खलन के लिए, और इसलिए ये परिस्थिति हो चुकी है, और अब वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
बिल्कुल बिल्कुल। और ये इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है ये तबाही जो है तुपुल रेल यार्ड कंस्ट्रक्शन जहां पे हो रहा था, 107 टेरिटोरियल आर्मी का कैंप था। बड़ी बात यह है कि यहाँ 23 जवान भी गायब बताए जा रहे हैं अभी तक। और मुंबई में कल से जारी जोरदार बारिश की वजह से आज भी बारिश के आसार हैं। कल हुई बारिश के चलते काफ़ी इलाकों में पानी भर गया, जिससे सुबह घर से निकलने वाले लोग परेशान हैं। आज भी सुबह 10 बजे तक मुंबई, नवी परेल, ठाणे में छिटपुट हल्की और मध्यम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मुंबई और उपनगरों में अगले 24 घंटे में बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश की आशंका है। आज दोपहर 1:45 बजे के करीब हाई टाइड आएगा, जिसके दौरान करीब 4.5 मीटर, 4.25 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। अब तक तेज़ बारिश होती रही है। शहर में जल जमाव से हालात और बिगड़ सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एकनाथ शिंदे देर रात गोवा पहुंचे। वहां होटल में मौजूद अपने समर्थक विधायकों से उन्होंने मुलाकात की है। इस दौरान उनसे मुलाकात की गई, उन्हें शुभकामनाएं दी गई और उनको माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। कल कैबिनेट की पहली बैठक के बाद एकनाथ शिंदे गोवा पहुंचे। कैबिनेट बैठक के बाद शिंदे ने कहा कि हम नई शुरुआत कर रहे हैं, हमारे साथ एक अनुभवी उप मुख्यमंत्री है, इसलिए मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। शिंदे समर्थक विधायक अभी भी गोवा के होटल में ही मौजूद हैं और इस बीच 2 या 3 जुलाई को यानी कल या परसों महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जहां पहले दिन स्पीकर का चुनाव होगा और इसके लिए सभी बागी विधायकों को मुंबई आना होगा। तो सभी ने देखा कि महाराष्ट्र में कल कितना बड़ा सियासी उलटफेर हुआ। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ ग्रहण कार्यक्रम बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम के तौर पर यहां पर हुआ। दरअसल शाम को देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे राजभवन पहुंचे और सरकार बनाने का उन्होंने दावा पेश कर दिया और इस तरह की खबरें आ रही थी कि फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, शिंदे उप मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन हुआ ठीक उसके उलट। देवेंद्र फडणवीस ने यहां पे सबको चौंकाते हुए ऐलान कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे और बीजेपी उनका समर्थन करेगी। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि बीजेपी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है, बड़ी पार्टी होते हुए भी मुझे ये मौका दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम बाला साहेब और आनंद दीघे की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने फडणवीस का भी यहां पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन दिया है। भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला की श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिवसैनिक को समर्थन दे रहे हैं। ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है। ऐसा कभी कोई करता नहीं जिसके पास 120 विधायक है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है। ये तो मुख्यमंत्री पद है और ये आज उन्होंने शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी के सैनिक को एक सपोर्ट किया है। इसलिए मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार मानता हूं। वैसे ही मैं गृह मंत्री अमित जी शाह साहब को भी धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं, उनका भी धन्यवाद। और खास करके मैं देवेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि वो खुद भी इस पद को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा है मैं भले मंत्रिमंडल में नहीं लेकिन मैं इस राज्य के विकास के लिए सरकार के साथ हूं। ऐसा जो इस राज्य में नहीं बल्कि देश में ऐसी मिसाल
एक मिसाल होगी। और आज के जमाने में ऐसा करना मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कर सकता है। तो जहां एक बड़ा उलटफेर शिंदे का मुख्यमंत्री बनना रहा, वहीं दूसरा उलटफेर जो देखने को मिला वो देवेंद्र फडणवीस के उप मुख्यमंत्री के साथ देखने को मिला। जब फडणवीस ने सबको चौंकाते हुए ये ऐलान किया कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे, तभी उन्होंने कहा था कि वो सरकार से बाहर रहेंगे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया था देवेंद्र फडणवीस ने कि वो सरकार के बाहर रहेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकार मजबूती से चलती रहे। लेकिन इसके बाद एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये बयान आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेतृत्व चाहता है कि सरकार का हिस्सा बने देवेंद्र फडणवीस। और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि फडणवीस ने बड़ा मन दिखाते हुए महाराष्ट्र और जनता के हित में सरकार में शामिल होने का फैसला लिया है। ये फैसला महाराष्ट्र के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा का परिचायक है। और इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए। और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें और महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएं और जन जन की आकांक्षाओं को एक विकसित प्रदेश के रूप में महाराष्ट्र को खड़ा करने में अपना योगदान करें। और वहीं उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रामाणिक कार्यकर्ता के नाते मैं पार्टी के आदेश का पालन करता हूं। जिस पार्टी ने मुझे सर्वोच्च पद तक पहुंचाया उसका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। तो जो कुछ भी कल हुआ उस नाटकीय घटनाक्रम पर बीजेपी के नेताओं ने या तो चुप्पी साधे हुए हैं या फिर वो कह रहे हैं कि ये पार्टी का आदेश है। सुनील सिंह ने इस मुद्दे पर बात की कुछ बीजेपी नेताओं से। हमारे सहयोगी ने जो बात की आपको सुनाते हैं। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने हैं, ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहा है। हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता उदय प्रताप सिंह। क्या देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम का पद लेना चाहिए था? वो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देखिए, वरिष्ठ नेताओं ने जो निर्णय लिया है वो बहुत सोच समझ के लिया है, आगे की रणनीति बनाने के लिए, और जो भी उन्होंने किया आगे के लिए अच्छा किया है। कैसे इसमें अच्छा कैसे हो सकता है? जो आदमी मुख्यमंत्री रहा हो 2 बार और इस पूरे जो भी नाटकीय राजनीतिक जो भी हलचल हुई है उसका कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, उसी को डिप्टी सीएम बता दिया गया। मास्टरमाइंड वही रहेंगे, सब कुछ उन्हीं का हाथ में रहेगा, लेकिन आगे की रणनीति देखते हुए वरिष्ठ जनों ने निर्णय लिया है और यह अच्छा है। और इससे पार्टी कैडर में क्या संदेश जाएगा? पार्टी कैडर में सब वरिष्ठ लोगों का यहाँ पे बहुत ही, यह पार्टी बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी है। यहाँ पे जो ऊपर से आदेश आया है तो उन्होंने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया होगा और आगे की रणनीति बनाकर उन्होंने निर्णय लिया है जो आगे आपको दिख नहीं पाएगा। खाली एक सवाल, क्या देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम का पद लेना चाहिए था? एक सवाल खाली। वो पार्टी ने उनको जिम्मेदारी लेने के लिए बोला और महाराष्ट्र के लिए उनके नेतृत्व की आवश्यकता है, इसलिए पार्टी के आदेश से हुआ है। आप क्या देवेंद्र फडणवीस को, आप बीजेपी के एमएलए हैं, क्या देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम का पद लेना चाहिए था जो 2 बार सीएम रह चुके हैं? देखो, फडणवीस साहब पक्ष का आदेश मानते हैं। जो पक्ष का आदेश आया है वो उन्होंने मान्य किया। बसु का जी, एक सवाल है, क्या देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम का पद लेना चाहिए था? वो 2 बार सीएम रह चुके हैं। तो नो कमेंट। वैसे जो सवाल है उससे बचना चाह रहे हैं बीजेपी के ज़्यादातर पदाधिकारी, लेकिन फिर भी सबका यही कहना है, जिनसे भी पूछा गया कि पार्टी का आदेश है और उस आदेश का पालन किया जाता है पार्टी में। पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।
तो यही सवाल ये भी उठ रहा है कि बीजेपी के विधायक संख्या बल में शिवसेना से ज्यादा हैं, बावजूद उसके एकनाथ शिंदे को यहां पर मुख्यमंत्री बना दिया गया है। इसके पीछे की रणनीति बीजेपी के दिमाग में क्या कुछ चल रही है? देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री के बाद यहां पर बनाने के बाद कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर बीजेपी ने ऐसा फैसला क्यों किया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा। बिल्कुल, ये काफ़ी नाटकीय घटनाक्रम था जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की थी कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले लगातार ये कहा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन फडणवीस ने शिंदे का नाम घोषित किया और जब घोषित किया तो अपने बारे में ये कहा कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे। तो ये स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं था, क्योंकि यहाँ से उन्हें संदेश दिया गया था कि आप उप मुख्यमंत्री होंगे, आप इसका ऐलान कीजिए। लेकिन शायद फडणवीस को ये फैसला पसंद नहीं आया था, रास नहीं आया था। यही कारण है कि उन्होंने सरकार में शामिल नहीं होने की घोषणा की। जब उनका ये अनाउंसमेंट हुआ तो उसके बाद दिल्ली से लेकर मुंबई तक तार खड़खड़ाए गए, टेलीफोन लाइन्स चल गई और उसके बाद फ़ोन किए गए। फडणवीस को कहा गया कि आपको उप मुख्यमंत्री बनना है। इसके पीछे क्या सोच है, रणनीति है, ये बीजेपी जाने, लेकिन साफ तौर पर एक तरह का डिमोशन देवेंद्र फडणवीस का किया गया। जेपी नड्डा जो कि पार्टी के अध्यक्ष है, उन्हें कैमरे के सामने आकर कहना पड़ा कि फडणवीस उप मुख्यमंत्री होंगे। बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाते हुए उप मुख्यमंत्री बनने का फैसला किया है। अब इसके पीछे बीजेपी की शायद रणनीति ये संदेश देने की है महाराष्ट्र की जनता को कि वो सत्ता की भूखी नहीं है। जो उद्धव ठाकरे की ओर से आरोप लगाया कि बीजेपी ने शिवसेना की उनकी सरकार को गिराया, तो बीजेपी ये इस संदेश को भी काटना चाहती है, इसलिए फडणवीस को जूनियर पोस्ट देने का फैसला किया गया। ऐसे व्यक्ति को जो 5 साल तक मुख्यमंत्री रहा, 2014 से 2019 तक, और जो कुछ समय के लिए 2-3 दिनों के लिए बाद में भी मुख्यमंत्री रहा, जिसने बिहार में अच्छी भूमिका निभाई बीजेपी के लिए, गोवा में हाल में जीत दिलाई। ऐसे व्यक्ति को, जिसको माना जाता था कि बाद में वो केंद्र की राजनीति में भी सक्रिय होगा, बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री बना दिया, एक तरह का डिमोशन किया। और बीजेपी में इतिहास रहा है हालांकि इस तरह का। बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बाद में वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री बन गए। और इसी महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, इसमें अशोक चव्हाण मंत्री थे जो कि इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसा राजनीति में होता आया है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जैसे व्यक्ति के साथ होगा, शायद इसकी कल्पना किसी को नहीं रही थी। और वहीं महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को कमान मिलने के बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, जो काफी सियासी रूप से अनुभवी भी हैं, उनका ये कहना था कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि शिंदे ने भी सीएम बनने की कल्पना नहीं की होगी। शरद पवार ने कहा कि बीजेपी में एक बार आदेश आ जाए फिर कोई बदलाव नहीं होता, और वही हुआ। मुख्यमंत्री के रूप में काम करने वाले ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, ये चौंकाने वाला है। शरद पवार ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने खुशी से उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं किया होगा, ये उनके चेहरे पर भी देखा जा सकता है, लेकिन ये स्वयं सेवक के तौर पर उनका लोकाचार है जिससे उन्होंने ये पद स्वीकार किया। साथ ही शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में विधायकों को गुवाहाटी ले जाकर उन्होंने ताकत दिखाई, उन्होंने लोगों को शिवसेना छोड़ने के लिए प्रेरित किया। मैं नहीं जानता कि कभी पहले ऐसा हुआ हो, लेकिन ये बिना तैयारी के नहीं हुआ है। तो असली शिवसेना कौन, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। बहरहाल बुधवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले उद्धव ठाकरे ने भी ट्वीट किया और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के नवनियुक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। महाराष्ट्र में अच्छे काम के लिए शुभकामनाएं। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है और इस मौके पर उदयपुर में धूमधाम से यात्रा निकाली जाती है, लेकिन बीते दिनों की जो घटनाएं घटी उसके बाद से यहां तनाव की स्थिति बनी हुई है। कर्फ्यू यहां पर लगा हुआ है, लेकिन आज कर्फ्यू के बीच भी जगन्नाथ रथ यात्रा की इजाजत दे दी गई है। इसके लिए शहर में भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और ये यात्रा जगदीश मंदिर से निकाली जाती है। इससे पहले कल हम आपको बता दें कि हत्या के जो दोनों आरोपी हैं, जिस तरह से कन्हैया लाल जो टेलर है हत्या की गई थी, नृशंस हत्या की गई थी, उसके दोनों आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया गया। 14 दिन यानी कि 13 जुलाई तक हिरासत में भेज दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उदयपुर की। यहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन कर्फ्यू के बीच जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने की इजाजत मिल गई है।
आपको ये भी बता दें, जो आरोपी हिरासत में भेजे गए हैं, जेल में ही दोनों की पहचान परेड की जाएगी। इन दोनों आरोपियों को कल जिस वक्त जेल में ले जाया जा रहा था, उस वक्त स्थानीय लोगों ने नारेबाजी की। इस बीच एक और खबर है कि उदयपुर के आईजी और एसपी का तबादला किया गया है। राजस्थान के कुल 32 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। और इस वक्त हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह मौजूद हैं उदयपुर में, उन्हीं का रुख करते हैं। हर्षा, कर्फ्यू लगा हुआ है उदयपुर में और इसी कर्फ्यू के बीच में जगन्नाथ रथ यात्रा निकलनी है। किस तरह के इंतजामात हैं, ये यात्रा कब निकलेगी, किस तरह के हालात है वहां? देखिए, यहाँ पर कर्फ्यू अभी भी जारी है और इंटरनेट भी सस्पेंडेड है पूरे राजस्थान में उस दिन से लेकर। लेकिन हम देख रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन जो है वो एक तरह से जो स्ट्रैटेजी अपना रही है इस सारे मसले को डील करने के लिए, उसमें ये है कि अगर लोगों का आक्रोश है, अगर लोगों में गुस्सा है, अगर लोग किसी तरह से कोई भावना को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसको प्रकट करना चाहते हैं, तो उसको एकदम व्यवस्थित तरीके से और पुलिस प्रशासन की निगरानी में उनको करने दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये कन्हैया लाल का जो की हत्या हुई थी और जघन्य तरीके से जो हत्या हुई थी, ये उसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश था। इसलिए कल हमने देखा कि उनको एक प्रोटेस्ट मार्च करने की इजाजत मिली। वो टाउन हॉल से निकलकर कलेक्ट्री तक गए, उन्होंने ज्ञापन सौंपा और फिर उनको पुलिस ने डिस्पर्स किया। अब हम देख रहे हैं कि जो जगन्नाथ यात्रा जो 2 साल कोविड के कारण से नहीं हो पा रही थी, लोगों में ये भी आक्रोश है कि इस हत्या के कारण हमारी यात्रा जो रोकी जा रही है, तो इसको एड्रेस करने के लिए पुलिस ने कहा है कि आप यात्रा निकालें, लेकिन उसमें भारी बंदोबस्त रहेगा। और इसके लिए उन्होंने ये तैयारियां की है, क्योंकि यात्रा जो है जगदीश मंदिर जो है सिटी पैलेस के एकदम नीचे है उदयपुर में, पहाड़ी इलाका है, संगीन गलियां हैं, पुराना शहर है, तो वहां पर जगदीश मंदिर से निकाली जाएगी यात्रा और फिर वो काफी पुराने शहर का दौरा करते हुए वो वापस जगदीश मंदिर पर पहुंचेगी। इसमें वो जो एरिया से जाएगी वो सारा पुराना शहर का इलाका है, वहां पर सारे समुदाय के लोग आस पड़ोस में रहते हैं, इसलिए एक चुनौती है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। कल से जो पुलिस प्रशासन है वो बातचीत में लगी हुई है, अलग अलग कम्युनिटीज से बात कर रही है, समुदायों से बातचीत कर रही है, उनको कॉन्फिडेंस में ले रही है कि वो चाहते हैं कि यात्रा एकदम शांतिपूर्वक निकले और वो ये भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो माहौल है यहाँ पर वो वापस शांति का बन जाए, क्योंकि 2023 में इलेक्शंस होने वाले हैं और गहलोत सरकार की मैसेजिंग इससे काफी क्लियर है कि वो चाहते हैं कि सारे समुदाय जो है उनके कंसर्न्स को वो एड्रेस कर रहे हैं, ऐसा उनको अपने आप को एक इस तरह से उनको एक राजनीतिक संदेश देना है। और दूसरी जो लास्ट बात यह है कि कर्फ्यू जरूर है उदयपुर में, पर लेकिन अगर लोग बाहर जाते हैं या कुछ दुकान सब्जी की खुल गई है, लोग सब्जी की दुकान खरीदने सब्जी लेने जाते हैं, तो उनको रोक टोक नहीं है। कर्फ्यू है लेकिन किसी को इनकन्वीनियंस या असुविधा ना हो, ये भी ग्राउंड पर दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा कुमारी सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। तो कर्फ्यू है, लेकिन इस तरह से कर्फ्यू है कि लोगों को दिक्कतें ना आए, जो जरूरी सामान है वो ले पाएं। साथ ही सियासी तरीके से एक संदेश देने की अशोक गहलोत ने कोशिश की है। ये पुख्ता इंतजाम कड़े किए गए हैं। जो जगन्नाथ रथ यात्रा निकलनी है उससे पहले सभी समुदायों से बातचीत की गई है ताकि शांति व्यवस्था उस इलाके में कायम रहे। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल उदयपुर पहुंचे, जहां वो कन्हैया लाल के परिवार वालों से भी मिले। उन्होंने एनडीटीवी से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को देश को संबोधित करना चाहिए। उनसे बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। जिस तत्परता से पकड़े गए हैं अभियुक्त, उससे आम लोगों को विश्वास हो गया कि तत्काल कार्रवाई होगी और उसी रूप में एसओजी ने कार्रवाई शुरू करी। फिर क्योंकि धाराएं लगा दी हम लोगों ने, आतंक की धाराएं लगा दी, क्योंकि इनकी जो फीडबैक मिला कि इनका लिंक है बाहर के मुल्कों से भी, पाकिस्तान में जाके आए थे, तो फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसने केस ले लिया है। अब हम उनको सेव कर रही, तो हम चाहेंगे कि एनआईए को चाहिए, उनसे हम रिक्वेस्ट भी करेंगे, गृह मंत्रालय रिक्वेस्ट भी करेंगे कि लोगों के मूड को देखते हुए और आक्रोश को देखते हुए जल्दी एनआईए पूरी प्रक्रिया अपनाए और जजमेंट जल्दी आए। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। ये देशवासियों को समझना पड़ेगा, प्रदेशवासियों को समझना पड़ेगा। आज ये घटना हुई है, कई जगह हमारे यहाँ प्रोसेशन निकले हैं। उदयपुर में मौन जुलूस निकला, मुझे अच्छा लगा कि मौन जुलूस रखा गया उसको। अभी वक्त ये है कि कैसे हम लोग सब मिलकर के माहौल को ठीक करें और मिलकर के चले आपस के अंदर, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो। सबने पुलिस और एसओजी
की जो भूमिका थी, तत्काल अरेस्ट करना बहुत बड़ी बात थी। अगर वो भाग जाते तो लोगों में ज्यादा रिएक्शन, आक्रोश होता। तो सबने पुलिस की एक स्वर में तारीफ करी कि सबने अच्छा काम किया, उनको अरेस्ट भी कर लिया, जानकारी हासिल भी कर ली कि इनके लिंक कहाँ कहाँ पर है। तो स्मूथली सब काम हुआ, उसको सबने तारीफ करी। बाकी अपने सबने सुझाव दिए, हमने प्रस्ताव पास किया सब मिलकर के कि प्रदेश में शांति भाईचारा कायम हो। मणिपुर से भूस्खलन की खबर, जहां नोनी जिले में रेलवे निर्माण कैंप के पास लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें टेरिटोरियल आर्मी के 7 जवान समेत 14 लोगों की मौत हो गई। अब तक 9 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। खबर है कि गांव वाले, सेना और रेल कर्मियों, मजदूरों सहित 60 लोगों के अब भी दबे होने की आशंका है। मलबे में दबे लापता 60 लोगों में करीब आधे लोग टेरिटोरियल आर्मी के बताए जा रहे हैं। हालांकि मणिपुर के डीजीपी ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि कितने लोग दबे हो सकते हैं। हादसा परसों देर रात हुआ, जिसके बाद से कल दिन भर राहत और बचाव का काम जारी रहा। भूस्खलन से एक डैम में दरार आ गई। आसपास रह रहे नागरिकों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। और इस पर कुछ देर पहले हमने हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी से बात की। We have 14 bodies have been taken out. We are also liaising not only here but even with the RIMS medical staff of this unfortunate incident. More bodies are also expected. It is not exactly known how many people are buried, but as of now, we are told that there are still 60 people, including the villagers as well as the army people and the railway people, laborers and all. ये घटना घटी है वेडनेसडे रात को, मगर कल सुबह से वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुए थे और अभी तक जो खबर आ रही है कि 14 लोगों की मौत की खबर है, जो हमने साउंड बाइट भी प्ले किया है मणिपुर के डीजीपी का। मगर जो ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो लीड कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नोने डिस्ट्रिक्ट मणिपुर के, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक ऑफिशियली 10 लोगों की मौत की बात की पुष्टि की है, मगर उन्होंने ये भी कहा है कि और भी जो शव बरामद हो रहे हैं और जो हम कह सकते हैं कि इसमें 55 से भी ज्यादा लोग अब भी मिसिंग हैं। तो बहुत सारे लोग मिसिंग है। 24 घंटे से भी ज्यादा समय बीत चुका है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो फिर से जारी कर दिया गया है। इंडियन आर्मी, असम राइफल्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये सभी एजेंसीज वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, मगर ये बहुत ही कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन है। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन तक कठिन क्यों है, मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि ये जो जगह है जहाँ पे ये भूस्खलन हुआ है, जो मिट्टी धसी है, ये टुपुल है। ये टुपुल नोने, जो नोने टाउन है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है नोने, और जो राजधानी है इम्फॉल, इन दोनों के बीच में पड़ता है। ये पहाड़ी इलाका है, दुर्गम पहाड़ी है और यहाँ पे अब रेलवे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। रेलवे ट्रैक लेइंग और रेलवे स्टेशन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है पहाड़ी इलाका में। ये बहुत ही एक चुनौती भरा प्रोजेक्ट है इंडियन रेलवे का, क्योंकि मणिपुर में जिरीबाम जो जिला है, जो आसाम से सटा हुआ है, वहां तक रेल पहुंच चुकी है। अब वहां से इम्फॉल तक रेल पहुंचाने की एक मुहिम इंडियन रेलवे ने छेड़ी हुई है और उसके दौरान उस पहाड़ी इलाका में वो काम चल रहा है। वहां पे जो काम करने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर है, कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंजीनियर्स हैं और रेलवे के जो इंजीनियर्स हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए वहां पे इंडियन आर्मी की एक विंग है, टेरिटोरियल आर्मी, उसकी भी एक यूनिट वहां पे है, क्योंकि ये उग्रवादी लोग भी वहां से जाते हैं और वहां पे उग्रवाद की समस्या है, इसलिए वो प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब पिछले कुछ दिनों से वहां पे बारिश बहुत ज्यादा हुई और ऊपर में जो हिल टॉप है वहां पे पानी बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाने के कारण एक ऊपर में ही एक डैम लाइक स्ट्रक्चर बन गया था। वो मिट्टी के ऊपर प्रेशर पड़ने के कारण हम ये कह सकते हैं लगभग पूरा चट्टान धंस के आ गया और पूरे ही रेलवे स्टेशन, जो ट्रैक और जो कैंप्स है जहाँ पे लोग रह रहे थे, उसको अपने चपेट में ले लिया है। और ये इसके नदी बहती है, उस नदी का भी जो रुख है उसको और उस नदी का जो मूवमेंट है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर चुके हैं भूस्खलन के लिए, और इसलिए ये परिस्थिति हो चुकी है और अब वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
और अब वक्त तो चला आपको टॉप 5 खबरें दिखाने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है, बताना है किन खबरों को चैनल पर पूरा दिन आप विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, महाराष्ट्र में कल सियासी उठापटक के बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को आयकर विभाग का नोटिस मिला है। दूसरी खबर है महाराष्ट्र से ही, जहां एकनाथ शिंदे सरकार बनी है, फडणवीस का डिमोशन हो गया है, उनको बतौर मुख्यमंत्री शपथ दिलाई गई। तीसरी खबर उदयपुर से, जहां कर्फ्यू के बीच आज जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। चौथी खबर मणिपुर से, जहां भूस्खलन हुआ है, 14 लोगों की मौत हुई है, 60 लोग लापता बताए जा रहे हैं। पांचवी और आखिरी खबर, आप हमारे जेब से जुड़ी हुई, महंगाई से जुड़ी हुई, आज से कई बदलाव हो रहे हैं। सिलेंडर कमर्शियल सस्ता हुआ है, बाइक महंगी हो रही है।